सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। और ये होने वाला है कक्षा 10वीं, क्लास 10th। जी हाँ, सीजी बोर्ड का क्लास 10th का टॉपिक होने वाला है हीट एंड टेम्परेचर। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से डैम श्योर एग्जाम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं। ये जो चैप्टर है ये आपको टोटल 4 मार्क्स कैरी करता है और मैं आपको इस वीडियो के बीच में आपको कुछ ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। पहला टॉपिक जो होता है हमारा हॉटनेस एंड कोल्डनेस। एक तो पहला हम अगर मैं बात करूं मैं अभी ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये लगभग सुबह के 5 बजे हुए हैं और मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कितनी ठंडी लग रही है? नहीं ना, क्योंकि ये मैंने कोई पैरामीटर नहीं बताया। मैंने आपको कोई भी इसके जो यूनिट होते हैं मैंने आपको यूनिट नहीं बताया। हो सकता है कि मेरे को 50 डिग्री टेम्परेचर में होगा यहाँ पे, या हो सकता है यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो हॉटनेस और कोल्डनेस ये अगर हम बात करें तो ये तब तक इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हमको कोई इसकी डिग्री ना पता हो, है ना? ठंडी लग रही है कितनी नहीं पता, गर्मी लग रही है कितनी नहीं पता। आज कल से ज्यादा गर्मी है, कल से ज्यादा ठंडी है, परसों से ज्यादा गर्मी है, लेकिन मैंने कहीं भी इस पूरे आपको जो बताया यहाँ पे कहीं मैंने डिग्री की बात नहीं किया। तो डिग्री की बात नहीं करेंगे तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ठंड या गर्मी, ठंडी है या गर्मी है, इसी चीज को बताया है। अगला हम बात करेंगे टेम्परेचर में। हीट को हम डिफाइन कर सकते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस के फॉर्म में। कितना ठंडी, ज्यादा या ज्यादा गर्म, कम ठंडी या कम गर्म। लेकिन अगर हम इसको एक डिग्री में रिप्रेजेंट करें, हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है इसी को कहा जाता है क्या? टेम्परेचर, तापमान। तापमान कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि आप अभी कितनी ठंडी लग रही है? अभी 15 डिग्री टेम्परेचर है, बोल दिया ना, आसान हो गया, है ना? या फिर बोलेंगे कि अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है, बाप रे बहुत गर्मी लग रही है यार, है ना? ये सब बात कर सकते हैं। तो चलिए इसी को बोला गया है क्या? टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट टेल अस हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज। कितना टेम्परेचर है ये बताता है। ठीक है, जैसे कुछ देखते हैं एग्जांपल, सारे लिखे हुए हैं आपके, आप पढ़ सकते हैं। हाई टेम्परेचर तो क्या होगा? मोर काइनेटिक एनर्जी होगा। लो टेम्परेचर में क्या होगा? लेस काइनेटिक एनर्जी होगा। जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो किसी भी मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है कि उस मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रेवल करेंगे। मॉलिक्यूल्स अगर हीट है तो ज्यादा ट्रेवल करेंगे, कोल्ड है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती है। ठीक है, ठीक है, चलो। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल और सब्सटेंस। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। अब ये तीन चीजें मेरे को दी हुई हैं। एक जो रखा हुआ है चाय, गरम गरम चाय, और एक क्या रखा हुआ है? पानी रखा है रूम टेम्परेचर नॉर्मल पे, और एक आइस रखा हुआ है लो टेम्परेचर पे, है ना? लो टेम्परेचर पर ही तो आइस होगा। तो अब इन तीनों के बारे में अगर हमको इनको बताना है कि कितना गर्म और कितना ठंडा है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको एक ऐसा डिवाइस लगेगा जो डिवाइस हमको ये मेजर करके बता दे कि अभी ये इसकी जो वैल्यू है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है। ये हमको बताना बताना होगा। ठीक है, तो ये कैसे बताया जाएगा? इसके लिए एक डिवाइस की यूज होगी। एक डिवाइस का नाम क्या होगा? थर्मोमीटर। मतलब थर्मल को नापने वाला मीटर, ऐसा मीटर जो थर्मल को नापे। थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापने वाला मीटर जो होगा ये कहलाता है हमारा थर्मोमीटर। ठीक है, चलो तो हम बात करेंगे आगे। ये जो बताया मैंने कुछ देर पहले आपको कि हॉट, वार्म, कोल्ड, सोन ऑन सेम स्केल, मतलब एक ही स्केल पर सब बता सकते हो आप। अगर हॉटनेस के बारे में बात करोगे तो कि मतलब बहुत गर्म है, कम गर्म है, कुन एक लुक वार्म मतलब
जो गुनगुना पानी होता है ना, जो सुबह सुबह जो पीते हैं हम लोग, वो हनी और नींबू डाल के, है ना, वही वाला, कि ये लूक वार्म मतलब गुनगुना पानी, गुनगुना पानी है, ठंडा है, तो मतलब बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है। मतलब अगर हम इसको एक ही स्केल पे अगर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, मतलब इसको कोई डिग्री नहीं है हमारे पास, तो वो कहलाएगा हमारा हॉट या कोल्ड, गर्म या ठंडा। हम लोग जब इसमें टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं कितना गर्म या कितना ठंडा। ठीक है, एक ही स्केल पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? लिखा हुआ है हॉट और कोल्ड आर नॉट टू डिफरेंट कैटेगरीज। गर्मी और ठंडी जो है वो दो कैटेगरी नहीं है कि गर्मी गर्मी में तो अलग नापेंगे, ठंडी में तो अलग नापेंगे। दोनों टेम्परेचर ही है भाई, दोनों टेम्परेचर ही है, एक ज्यादा और एक कम। तो क्या लिखा हुआ है? हॉट और कोल्ड आर नॉट टू डिफरेंट कैटेगरीज, दो कैटेगरी नहीं है। फिर क्या लिखा है? दिस टू आर वैल्यूज ऑन द सेम मेजरमेंट स्केल, वन स्मॉल एंड अनदर बिग। एक ही स्केल पर नापा जा सकता है। आप बताएंगे, आगे पढ़ते जाइए। अभी दिस, देखो अभी यहां पे लिखा हुआ है, ये एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है? दिस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यू कीप्स चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। इसका मतलब क्या है कि हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री रिप्रेजेंट करती है, इसी को हम बोलते हैं क्या? टेम्परेचर। ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री क्या कहलाती है? टेम्परेचर कहलाती है। और इसी को एक जो लगातार इट्स वैल्यू कीप्स चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, मतलब कॉन्स्टेंटली इसका जो वैल्यू है चेंज किया जा सकता है, इसका कर सकते हैं, होता है। व्हेन वी कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अगर टेम्परेचर को कंपेयर करना होगा तो क्या कहलाएगा? ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, देन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड हॉट एंड द ऑब्जेक्ट विद लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड कोल्ड। मतलब अगर कोई हमारे पास एक कुछ सामान रखा हमने, मान लो एक मैंने मार्केट से कुछ खरीद कर ले आया और खरीद कर लाया, अब मैं इसको नापूं, तो पहले समोसा लाया, मानो गर्मा गर्म तगड़ा, ठीक है, समोसा लाया, अब वो गर्म है, तो अगर मैं वहां पे टेम्परेचर स्केल यूज करूंगा तो इसकी जो टेम्परेचर होगी वो हाई कैटेगरी पे होगी। गर्म है क्योंकि, तो गर्म है तो क्या होगा? ये हॉट कहलाएगा। गर्म है हॉट मतलब इसकी टेम्परेचर जो वैल्यू है वो हाई है, तो हॉट हो गया। अगर टेम्परेचर की वैल्यू लो हो गई तो क्या कहलाएगा? ये कोल्ड कहलाएगा। वहीं पे एक समोसा है और एक हमारी कोल्ड कॉफी है, तो समोसा को अगर नापूंगा तो इसके जो टेम्परेचर है वो हाई कैटेगरी में, हाई कैटेगरी मतलब हॉट, और जो हमारा कोल्ड कॉफी है वो उसका उसका कैसा हुआ? लो हुआ, इसलिए क्या कहलाएगा? वो कोल्ड कहलाएगा। टेम्परेचर का हायर और लोअर। ठीक है, कॉमन जो यूनिट्स यूज करते हैं हमारे पास जो अवेलेबल है, वो यूनिट्स हम लोग तो यूज करते हैं कौन कौन सा? सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये तीन बेसिकली हमारे पास यूनिट जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। देखिए, केल्विन जो स्केल है वो हमारा एसआई यूनिट है। अब एसआई यूनिट क्या होता है बोलोगे आप लोग? तो एसआई यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है। एसआई मतलब एसआई, एसआई कहने का मतलब होता है एस आई। एसआई यूनिट क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटर नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब एक हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि टेम्परेचर किसी भी चीज को नापने के लिए हम लोगों ने एक वैल्यू डिसाइड कर ली है कि इसको इसी में नापा जाएगा। पूरे ग्लोब में, ग्लोब कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड में इसी कैटेगरी से इसको नापा जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग पद्धति यूज करते थे, अलग अलग लोग सिस्टम यूज करते थे। तो इस सिस्टम में क्या होता था? इस सिस्टम में होता ये था कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि मान लो मैं नाप रहा हूं इसको किलो में, आप नाप रहे हो इसको पौंड में, कोई और नाप रहा है इसको ग्राम में, तो तीनों को जो कन्वर्सेशन करना होगा, तो इसके कन्वर्सेशन क्या होगा? ये डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को स्मूथ करने के लिए क्या किया गया? इसके यूनिट्स को इंटरनेशनली एक फिक्स कर दिया गया कि हर किसी को इसी में नापना होगा। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ब्यूरो बनाया गया, जो कि फ्रांस के पेरिस के सेवरस नाम के शहर पे स्थित है।
ये आप जब 11th क्लास जाएंगे तो आपको पढ़ेंगे। पहला ही जो टॉपिक होता है ना, पहला चैप्टर, उस चैप्टर में यही बताया गया है कि ये फ्रांस के पेरिस के सेवरस नामक स्थान पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ब्यूरो है, इंटरनेशनल ब्यूरो है, जहां पर ये जो यूनिट्स है इनको रखा गया है ताकि वहीं से नापा जाएगा। 1 किलोग्राम फिक्स होता है, वैसे ही टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने केल्विन स्केल का यूज किया है। ठीक है, तो ये केल्विन स्केल हुआ। केल्विन में क्या लिखा गया यहाँ पे, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बट समटाइम्स हम लोग दूसरे स्केल का भी यूज करते हैं, क्योंकि देखो हमने जो स्टैंडर्ड है वो तो मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन इस स्टैंडर्ड के अलावा कुछ चीजें ऐसी होती है जो चली आ रही है तो चली आ रही है। जैसे एक एग्जांपल बोलूं मैं, हम लोग को अगर बॉडी टेम्परेचर नापना होगा, मैं मान लो बोलूं कि मेरे को 100 बुखार है। जनरली क्या होता है, हम जब जाते हैं डॉक्टर के पास, 100 डिग्री बुखार है, नहीं बेटा 100 डिग्री बुखार नहीं है तेरे को, 100 डिग्री मतलब उबल जाएगा, पानी बन के बुलबुला बन के भाप बन के उड़ जाएगा, 100 डिग्री नहीं है। तो इसको समझो, हम यूज कैसे करते हैं, आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसको क्या बोलना चाहिए। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग यूज करेंगे वो होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं कि अभी गर्मी कितनी है, तो जो हमारे मोबाइल पे शो होता है, हालांकि मोबाइल में तीनों शो होता है, लेकिन जो ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं, जो हमको समझ में आता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि 45 डिग्री गर्मी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। स्कूल और जो लेबोरेटरीज में यूज होंगे वो कैल्विन पे यूज करते हैं इसका, केल्विन है ना। तो अगर हम बॉडी टेम्परेचर नापना होगा, तो बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए जो स्केल यूज किया जाएगा वो होता है स्केल फ़ारेनहाइट। बाहर में अगर आपको बाहर में आपको टेम्परेचर नापना होगा या रूम टेम्परेचर नापना होगा, तो ये आप नापेंगे किससे, इसको आप नापेंगे सेंटीग्रेड से, सेल्सियस से, है ना। और इंडस्ट्री पर्पज के लिए अगर आपको नापना होगा तो ये आप नापोगे किससे, केल्विन से। तो ये मत बोल देना अब अगली बार से कि डॉक्टर के पास गया था, मेरे को 100 डिग्री बुखार है, बुलबुला बनोगे उड़ जाओगे, है ना। तो 45 डिग्री में आपको तो हा हू करना चालू कर देते हो। तो 45 डिग्री गर्मी वो सेल्सियस में है, और जो बॉडी टेम्परेचर नापे वो फ़ारेनहाइट में है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के थर्मोमीटर हमारे पास अवेलेबल है? हमारे पास बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर अवेलेबल है, जो कि क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक्सपेरिमेंट्स के लिए, डिजिटल थर्मोमीटर जो किसी में भी हो सकता है, डिजिटल मतलब आज हर डिजिटल हो गया, नंबर आप कुछ देख लो, है ना। और क्या होता है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये क्या होता है, अगर जैसे ब्लास्ट फर्नेस है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर नापना होगा, आपको क्या करोगे, एक ऐसा मशीन रहेगा, बस खाली ऐसे लेजर दिए, लेजर बीम वहां पे गया, और फिर टेम्परेचर नापा जा सकता है, या फिर वहां पे स्केल और भी अलग होता होगा, कुछ होता होगा। तो ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर रेडिएशन से हम लोग इसको मेजर करते हैं। लाइट होता, रेडिएशन से मेजर करेंगे कितना टेम्परेचर वहां पर है, इसको ऐसा। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ देखो, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस लिखा है। अभी इसको फ़ारेनहाइट में चेंज किया, कितना लिखा गया है, 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया आपका। तो हमको किस में नापेंगे, फ़ारेनहाइट में नापेंगे, ध्यान रखना, भूलना नहीं। ठीक है, तो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो, भूलना नहीं, काम आएगा चीजें, क्योंकि जितने आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ चीजों को उतना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि सब जैसे यार बैल बुद्धि पढ़ रहे हैं, तुम भी ऐसे पढ़ना है क्या, नहीं, अच्छा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, हमको सब पता होना चाहिए। स्कूल के बुक में जितना लिखा हुआ है सारे कंटेंट पता होना चाहिए, कब कौन क्या नया सवाल दे दे। कि देखो लगातार आपका सिलेबस में अपडेट होते जा रहा है, लगातार आपके जो वो है, तुम्हारा ब्लूप्रिंट है, वो चेंज होते जा रहा है। तो चेंज होते जा रहा है, क्या पता क्वेश्चन कैसा दे दे, तो सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं कैसे बनाना है थर्मोमीटर। एक क्या करेंगे, छोटी शीशी लेंगे, शीशी छोटी सी, एक जो रिफिल होता है वैसा वाला पतला वाला पाइप, अंदर में भर देना है कुछ उसमें लिक्विड, पानी भर दिए, पानी में कुछ कलर डाल दिए ताकि हमको दिखे पानी, क्योंकि कलरलेस होता है, कलरलेस है मतलब कुछ दिखेगा नहीं, उसमें कुछ कलर डाल दिए, इंक वगैरह डाल दिए, जो स्याही आता है डाल दिए। अब उसका कलर उसका रेड ब्लू जो भी आपको करना है, हमने यहाँ पे ब्लू कलर कर रखा हुआ है। अब क्या होगा, इस टेम्परे इसको क्या करोगे, ये एक कॉर्क से इसको ढक दोगे। मैं क्या बता रहा हूँ देखते जाओ इसको, एक एग्जांपल समझना। ये मान लो मेरे पास एक कोई बॉटल है, इस बॉटल में क्या कर दिया मैंने, इंक भर दिया, इंक भरने के बाद सॉरी पानी भरा, पानी में इंक डाल दिया, एक पतली पाइप डाल दी,
और यहाँ पे एक ऐसा इसको जो पतली पाइप होगी, रिफिल हो सकता है, रिफिल को डाल दिया। अब क्या होगा, इसको मैं ऐसे पकड़ा हूँ, थर्मो इसको हाथ से रब किया हूँ, रब कर रहा हूँ, पकड़ा हूँ। क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जब राइज होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये स्केल जो है ऊपर जाना चालू हो जाएगा, जो पानी है ऊपर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये पहला बेसिक जब स्टार्ट किए थे तो ऐसा ही थर्मामीटर बनाया गया था, है ना। इसको पहली बार गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था। एक्चुअली गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट में से एक थे, बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट। इनके द्वारा जो खोजी गई चीजें हैं वो बहुत ज्यादा उपलब्धि के लायक है। न्यूटन से पहले यही सब बता के गए थे कि किसको बोलते हैं जड़त्व, किसको बोलते हैं इनर्शिया, किसको बोलते हैं, सब बता के गए थे ये, है ना। तो ये नहीं न्यूटन बॉल गिरा बता दिया, इससे पहले बहुत सारी चीजें इन्होंने बता कर गया हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ये बताया है कि थर्मो इसको आउटर सरफेस गर्म होगा तो ये लिक्विड क्या होगा, ऊपर जाना चालू हो जाएगा। इसको क्या नाम दिया गया, थर्मोस्कोप नाम दिया गया था कि बिकॉज इट मेजरिंग स्केल इज प्रेजेंट इन थर्मोमीटर, है ना, ये नाम दिया गया था। आप देख सकते हैं इसको, और क्या है, ठीक है। चलो, अब हमारे पास आते हैं स्केल ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास कितने टाइप के स्केल होते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। बेसिकली हम लोग 3 टाइप के स्केल का यूज करते हैं, जो हमारे बुक में जो दिया हुआ है उनके बारे में। हालांकि इसको और भी अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है, लेकिन अभी और भी अलग अलग स्केल होते हैं, लेकिन अभी आपके बुक में जो दिया हुआ है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हमारे पास 3 स्केल दिया हुआ है। कौन कौन सा, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। इसको जानने से पहले आप देखो स्केल में, एक आप कोई भी स्केल लोगे पहले एक जीरो टेम्परेचर, जीरो लेवल होगा, मतलब इनिशियल लेवल होगा, और एक हायर लेवल होगा। कोई से भी स्केल ले लो, स्केल मान लो रखोगे, आप जो स्केल नापते हो शुरू कहां से होता है, जीरो से होता है ना। ऐसा तो नहीं कि आपका स्कूल स्केल जो है 5 से शुरू हो जाएगा, है ना, कि 10 से शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्केल जो शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है, जीरो शुरू होता है, और कहाँ तक जाएगा, जो उसकी एंड लिमिट होती है वहां तक ही जाएगा, मेजर करेगा। हमने जब थर्मामीटर बनाना चालू किया तो हमने स्केल को मेजर करने के लिए हमको दिमाग में आया कि भैया कैसे बनाना है, कौन से स्केल को पहले लिया जाएगा। तो देखो, स्केल को बनाने के लिए 2 चीजें जरूरत पड़ेंगी आपको। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके बारे में कंट्रोवर्सी चालू हुई कि किसको पहले लेना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि भैया जो सब जगह अवेलेबल है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सब जगह अवेलेबल क्या है, पानी। हम लोगों ने क्या यूज किया, वाटर का यूज किया। वाटर का शुरुआत में हम लोगों ने क्या किया कि वाटर कितने लेवल पर जम जाता है ये देखा। तो जमा उस लेवल को हमने, जो पानी जब जमना चालू हुआ और जम गया, उसको हमने नाप लिया। ये जो टेम्परेचर कहलाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। किसका, वाटर का। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पर वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाएगा, इस पॉइंट को बोलेंगे क्या हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमने फिर पानी को देखा, गर्म किया। गर्म करने पर एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर आपका पानी क्या होगा, वो बॉयल हो जाएगा। बॉयल होगा मतलब उबल के भाप बन जाएगा। उस पॉइंट को हमने नोट डाउन किया, और उस पॉइंट को नोट डाउन करके क्या नाम दे दिया हमने, उसको बॉइलिंग पॉइंट नाम दे दिया। क्लियर हुआ क्या यहां तक आपको, समझ में आया, आ गया ना समझ में। चलो, तो आगे बात करें, ठीक है, चलो, यहां तक समझ में आया क्या आपको, समझ में आ गया ना आपको। चलो, तो वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोगों ने मार्क किया। इसी को बोला गया है क्या, वाटर जीरो जीरो सेंटीग्रेड, जीरो सेल्सियस पे क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। हमने दोनों पॉइंट को मार्क किया, उसी को नाम उसी के आधार पर हमने क्या बनाया, स्केल बनाया, और इसी स्केल को पहला जो नाम दिया हमने, दिख रहा है आपको, ये आपका सेल्सियस, इसको बीच में दिया है ताकि कंपेयर कर सके। 0 सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। 100 पे क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। मैं लिख दूं इसको, फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, है ना। बॉयल हो जाएगा, वाटर फ्रीज हो जाएगा और वाटर बॉयल हो जाएगा। इसी को हम लोग नाम दिया क्या, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझे। गलनांक और क्वथनांक बोलते हैं हिंदी में इसको। अब देखो क्या होगा,
जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस है, इसी को अगर कम और दूसरे स्केल पे कंपेयर करेंगे तो जीरो डिग्री सेल्सियस के पे क्या आता है 273 केल्विन, और जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस होगा वहां पर क्या आता है 373 केल्विन। मतलब वाटर का अगर मैं बात करूं, वाटर का अगर फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन पे क्या होगा, केल्विन स्केल पर तो कितना होगा 273 केल्विन होगा, और वहीं पे वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करूं तो वहां पे क्या होगा 373 केल्विन होगा। समझे? वाटर का यहीं पे अगर बात करूं फ़ारेनहाइट में क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहीं पे अगर बात करूं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल पे तो 212 फ़ारेनहाइट क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब देखो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। बॉडी का टेम्परेचर होता है हमारा कितना 37.0 सेल्सियस, 37.0 डिग्री सेल्सियस पढ़ सकते हो इसको, है ना। इसी को जब डॉक्टर के पास जाओगे तो अगर आप चेक करो थर्मामीटर में तो कितना दिखाता है 98.6 फ़ारेनहाइट, तो ध्यान रखना 98.6 फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर होगा। आप जो नाप रहे हो फ़ारेनहाइट में नाप रहे हो, ठीक है। और केल्विन में नापेंगे तो कितना हो जाएगा 3110 केल्विन। इसमें नापोगे तुम लोग तो ऐसी बोझ हो जाओगे, दादा हाथ के बुखार हो गए रे 310, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ क्या आपको? यहां तक स्केल क्लियर हुआ कि स्केल में क्या क्या होता है, 0 और 100 का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। समझे? और ये बगल में क्या है, ये भी फ्रीजिंग और बॉइलिंग को लिखा है, अलग अलग स्केल में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़े, इसको चेंज करना सीखते हैं। चेंज करेंगे एक स्केल को दूसरे स्केल में अगर चेंज करना होगा तो क्या रूल यूज करते हैं। देखो रूल क्या है, टेम्परेचर स्केल जो भी स्केल के नापना होगा माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, उसको दोनों को ही आप लिख दोगे साथ साथ में। ये तो टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका किसी भी स्केल को चेंज करने का फॉर्मूला है। चलो देखते हैं, एक आध क्वेश्चन बना के देखते हैं इसको। 14 डिग्री 14 फ़ारेनहाइट को दिया हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, जो लिखा है उसी को लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। फिर क्या लिखा हुआ है, स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, किसके बारे में दिया हुआ है और किसको चेंज करना है। देखो फ़ारेनहाइट में दिया है, इसको चुपचाप पहले फ़ारेनहाइट लिख दो। ठीक, ठीक ना जी, ये जिसमें चेंज करना उसमें लिखोगे, दोनों मतलब एक ही है। चलो जिसमें चेंज पहले जो लिखा है उसी को लिखोगे। स्केल फ्रीजिंग पॉइंट, देखो पट से क्या दिखा है आपको, फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट का कहाँ है, फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 32, क्या लिखा गया यहाँ पे 32 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा आपका 212 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ये होता है 32, जो था लिख दिए। फ़ारेनहाइट का ये वैल्यू को किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। स्केल क्या होता है इसका, सेल्सियस होता है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस में 100 होता है, माइनस फ्रीजिंग कितना होता है 0। ऐसा लिख दिए। चलो अगला क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 14 में 32 माइनस होगा कितना बचेगा, कितना बचेगा जी बताओ, बताओ, इतना तो कर ही सकते हो क्या कि नहीं कर सकते, कितना होगा, कर लें चलो। बच्चे लोग 14 ऐसे माइनस करेंगे, कितना होगा, 12 में 4 गया तो 8, एक इतना तो होगा, 18 14 इतना भी नहीं पता तुम लोग को रे, हैं? कैसे छोरे कैसे हो, माइनस में आएगा, माइनस माइनस कितना होगा 18 अपॉन ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन ये कितना हो जाएगा सेल्सियस अपॉन ये कितना हो जाएगा 100। ठीक,
क्या क्या कटेगा देख लेते हैं। कुछ मल्टीप्लाई कर, कुछ डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा क्या, देख लेते हैं। क्या क्या कटेगा, ये 18 वन जा और 18 टेन जा, कट गया, कितना बचा, -1/10 इज इक्वल टू सेल्सियस अपॉन 100। ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, सेल्सियस इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो बताओ कि समझ में नहीं आया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको एक बार। इतना समझ में आया है क्या? हाँ, समझ में आया क्या, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग होशियार हो यार, मेरे को पता है अच्छे से। ठीक है, ये इसका चेंज हो गया। चलो एक और क्वेश्चन बनाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। क्या क्या बताया था आपको मैंने, स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो होगा। अब इसको क्या करेंगे, स्केल कितना है, क्या दिखा है यहाँ पे, सेल्सियस है, कितना हो जाएगा ये 100 माइनस कितना होता है सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0। फ़ारेनहाइट का स्केल क्या होगा, एफ होता है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा फ़ारेनहाइट का 32, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट 212 माइनस 32, कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 100/100, ये कितना हो जाएगा एफ माइनस 32 अपॉन ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 180, इतना होगा। ये जीरो कट गया, खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 180 एफ माइनस 32, इसको इधर लेके आ जाओ, 180 प्लस 32 इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 212, और यही तो होता है क्या आपका डिग्री, ये फ़ारेनहाइट, है ना आसान, इतना ही होता है ना, इतना ही होता है, सॉल्व हो गया ये, कितना आसान था। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़े, एक और, फिर आप लोग कितना सवाल और है, एक ही सवाल लास्ट है, एक सवाल और बनाते हैं। चलो क्या लिखा हुआ है, स्केल माइनस क्या बोला मैंने आपको, फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। स्केल कितना है, ये है आपका 12 केल्विन है। केल्विन में क्या होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, कितना होता है केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट 212 होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 312 है, यही होता है। गधों, कुछ बोलना नहीं है, जो लिखूंगा मान लोगे क्या, है कितना होता है देखो इधर, कितना होता है 273 होता है, 273 और 373 केल्विन में, कुछ भी लिखूंगा मान लोगे तुम लोग, रे लड़का लो, ठीक है 273, और इधर कितना होगा 373, 373 273, सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस लिखे, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100, फ्रीजिंग पॉइंट 0, कितना होगा, माइनस कर दो इसको, 273 273 माइनस 12, कितना हो जाएगा ये, माइनस
-261 अपॉन ये कितना हो जाएगा 100, ये सेल्सियस अपॉन 100, ये खत्म ये खत्म, कितना हो जाएगा ये सेल्सियस इज इक्वल टू -261। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस स्केल और फ्रीजिंग पॉइंट, आपको फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 200 माइनस 261 और ये 273 में 373 में 273 क्या कितना हो जाएगा 100 और ये 100, इतना आपका आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं इसको, ये आंसर आपका एकदम करेक्ट आएगा, है ना। आप और भी चेक कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है उस टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कैसे होता है? हीट ट्रांसफर बेसिकली 3 कैटेगरी होती है ट्रांसफर करने की। एक होता है आपका कंडक्शन, दूसरा होता है आपका कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। देखो एकदम क्लियर इमेज से आपको समझा देता हूं मैं आपको क्या होता है। हीट ट्रांसफर 3 कैटेगरी में होगा, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है। अगर यहां पर बात करें हीट ट्रांसफर डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल, हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल, क्या होगा, गर्म किए ये गर्म हो जाएगा, हीट ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्या, कंडक्शन। दूसरा, अगर ये क्या करता है, हीट ट्रांसफर थ्रू मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और गैसेस के मूवमेंट के थ्रू ही ट्रांसफर होगा, तो ये क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन। पानी गर्म किए, ये नीचे का तली गर्म हुआ, तली गर्म होने के बाद क्या होगा, पानी धीरे 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 ऊपर गर्म होता चला जाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा आपका, कन्वेक्शन कहलाएगा। अगर पानी गर्म हुआ, कांटेक्ट नहीं है डायरेक्टली, अब किसी एयर या गैस के थ्रू अगर ये हीट ट्रांसफर हुआ तो क्या कहलाएगा आपका, कन्वेक्शन। वहीं पर रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, प्रकाश के माध्यम से बाई एयर ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर बाय सन, फायर, इलेक्ट्रिक हीटर एग्जांपल है। हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नो मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी इसके लिए, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम लोग रेडिएशन के बारे में बात करेंगे तब, ठीक है। आ गया समझ में, रिपीट कर दे रहा हूं क्या बोला। हीट, अगर कंडक्शन कहने का मतलब एक रॉड रखे हो, अरे चाय की केटली समझो, चाय केटली रखे हो, केटली में क्या करोगे, चाय बनाओगे, चाय बनाओगे तो क्या होगा, जो अगर मान लो केटली डंडी नहीं है, पकड़ोगे उसको तो मेटल पे हीट डायरेक्ट पड़ रहा है, अब ये हीट क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर होकर और डंडी गर्म कर देगा, कंडक्शन, ठीक। अब चाय गर्म कर रहे हो, चाय गर्म कर रहे हो तो जो बेग गर्म हो गया, मेटल, मेटल के बाद ट्रांसफर किसमें हुआ, लिक्विड में हुआ। अब लिक्विड के थ्रू क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर गर्म होकर ऊपर बॉयल मारना चालू करेगा, है ना। ये होगा क्या, कन्वेक्शन। और दूर में खड़े हो और ऐसे आग सेक रहे हो तो ये कहलाएगा रेडिएशन। एयर में ट्रांसफर होना या किसी बिना मीडियम के ट्रांसफर होना, ये कहलाता है क्या, रेडिएशन, ठीक है। जब दूर में खड़े तो आग तापते हो ना ऐसे करके, दूर में जैसे आग जल रहा है तापोगे ऐसे करके, तो क्या होगा, ट्रांसफर हो रहा है ना हीट, गर्मी तो लग रही है, ये होगा आपका रेडिएशन, ठीक है। समझ में आया क्या, आया समझ में। मतलब कंडक्शन में क्या होगा, कांटेक्ट नीड होगा, कन्वेक्शन में क्या होगा, मीडियम नीड होगा, और इसमें क्या होगा, कोई मीडियम की नीड नहीं होगी। समझ में आ गया। देखो कंडक्शन ये बताया ना, गर्म कर रहे हो, गर्म किए, मेटल के साथ ट्रांसफर हुआ, कांटेक्ट, कांटेक्ट है तो क्या होगा, कंडक्शन, मीडियम है तो क्या होगा, कन्वेक्शन, और नो मीडियम है तो क्या होगा, रेडिएशन। क्लियर है। सूर्य से हमारे पास एनर्जी जो आ रही है पृथ्वी पर, सूर्य तो बहुत दूर है हमारे से ना, लेकिन हमको गर्मी का एहसास होता है। तो गर्मी का जब एहसास हो रहा है तो उतने दूर में, क्योंकि स्पेस में क्या है, नो एयर, उसी को तो वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम है तो हमारे पास हीट आ रहा है ना, उसी को नो मीडियम बोल देते हैं, है ना, ठीक समझे। चलो ठीक है, समझे। सॉलिड में अगर बोलोगे तो कंडक्शन, लिक्विड या गैस में बोलोगे तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन। फिर क्या होगा, अगर स्पेस में थ्रू या एयर के थ्रू अगर, या स्पेस के थ्रू अगर ट्रांसफर हो रहा है, ये लिखा है हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन रीचेस अर्थ थ्रू स्पेस, ये क्या होगा, नो मीडियम रिक्वायर्ड, क्या होगा हमारा, रेडिएशन। समझ में आया बंधु लोग,
बंधु भाई लोग। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्या मटेरियल कैन बी इंसुलेटर। मटेरियल कुछ भी हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है, सॉरी कंडक्टर हो सकता है, नॉन कंडक्टर हो सकता है, सेमी कंडक्टर हो सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंसुलेटर क्या होगा, जिसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है, डू नॉट अलाउ हीट कंडक्शन। मैं साइड हो जाता हूं, इसको आप देख लो, इसको आराम से क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपका कि जीरो कंडक्टिविटी होगा तो क्या कहलाएगा, जो हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करेगा, ये हमारा कहलाता है इंसुलेटर। मतलब जो ट्रांसफर ही नहीं करेगा, हीट को ट्रांसफर ही नहीं करेगा, वो कहलाएगा इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर कहने का मतलब ये होता है कि जो कम ट्रांसफर करता है, जैसे लकड़ी, ग्लास। कंडक्टर के बारे में बात करूंगा, जो इजिली हीट ट्रांसफर करेगा, ये कहलाता है हमारा क्या, कंडक्टर कहलाता है। ठीक, समझे। किसको किसको बोलेंगे, देखो इंसुलेटर के बारे में जब बात करेंगे तो लकड़ी, आपको आजकल थर्मस यूज करते हो ना पानी गर्म करने के लिए, थर्मस, इसके ये क्या है, इंसुलेट कर रहा है, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को अंदर जाने नहीं दे रहा है, इंसुलेट कर रहा है। यहाँ पे जो मटेरियल यूज होगा वो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होगा। ठीक है, डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, हीट को पास नहीं होने देता है उसमें। लकड़ी, लकड़ी जो होता है, लकड़ी का हम लोग गेट लगा रहते हैं, हीट को रोक देता है। गर्मी के दिनों में घर में गेट लगा रहता है, बाहर अंदर कहाँ गर्म होता है, वो बाद में गर्म होगा, वो दीवार गर्म होगा, फिर अंदर गर्मी का एहसास होगा, है ना। लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, ये सब के सब इंसुलेटर के एग्जांपल्स हैं। मतलब जो हीट का ट्रांसफर नहीं करते हैं वो कहलाता है क्या, आपका इंसुलेटर, चालक कहते हैं जिसको। पुअर कंडक्टर मतलब जो कि ट्रांसफर ही नहीं करता है, ये इंसुलेटर पूरा पूरा। जो पुअर कंडक्टर मतलब थोड़ा बहुत करेगा बाकी नहीं करेगा, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये हीट को तो दे अलाउ हीट टू पास वेरी स्लोली, देते हैं, पास होने देते हैं, लेकिन बहुत स्लो मोशन पे, इसलिए उनको पुअर कंडक्टर, बेचारा गरीब है ऐसे करके। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर कहने का मतलब जो हीट का ट्रांसफर बहुत इजी करते हैं। जैसे कोई मेटल के बारे में बात करोगे, कोई सा मेटल हो जाएगा, ज्यादातर मेटल जो होते हैं क्या होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जांपल्स हैं। क्लियर हुआ यहां तक, है ना। फोटो भी क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं विंड साइकिल क्या होता है। विंड साइकिल कहने का मतलब क्या होता है, देखो इसको दो चीजें बोलते हैं, कोल्ड ब्रिज और हॉट ब्रिज बोलते हैं, है ना। कोल्ड ब्रिज और हॉट ब्रिज, या सी ब्रिज बोल देते हैं इसको, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज भी बोल देते हैं। देखो क्या चीज लिखा हुआ है, समझो इस चीज को पहले आराम से। देखो पानी, नीचे क्या होगा, या तो रेत होगा या तो पत्थर होगा, है ना। पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश से, देखो सूर्य का प्रकाश पानी पर पड़ रहा है, गर्म हुआ, गर्म हुआ क्या होगा, ये ऊपर उठेगा, गर्म हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगा, फिर क्या होगा, ये बादल बनेगा, बादल बनेगा क्या होगा, ठंडा होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ यहां पे ऊपर, ये cool air, cool air from the nearby high pressure area moves towards the low pressure area to take the place। मतलब हाई प्रेशर जनरेट हुआ, उस प्रेशर को क्लियर रिलीज करेगा और बारिश होगी, फिर पानी भरेगा, पानी भरेगा, फिर ये जो साइकिल है लगातार आपका चलता चला जाएगा। ऐसा ही होता है ना, पानी गिरा, पानी है, समझ में आया, पानी पानी है, हीट पानी पर पड़ रहा है, पानी पर हीट होगा, हीट क्या करेगा, हीट से क्या होगा, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होता क्या होगा, पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा, क्योंकि गर्म, जब भी गर्मी होती है, अगर एयर गर्म है, एयर गर्म मतलब क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स डेंसली हो जाते हैं, सॉरी उसके मॉलिक्यूल्स डेंसली ना होकर रेयरली हो जाते हैं, मतलब दूर दूर में उसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये गर्म होगा, एयर गर्म होगा तो क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, क्या बना लेगा, ये कूल एयर बना लेगा, क्या मतलब बादल बना लेगा। अब बादल बनाएगा तो क्या लिखा है, कूल एयर फ्रॉम द नियर बाई हाई प्रेशर एरिया मूव्स टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया टू टेक्स इट्स प्लेस। हाई प्रेशर एरिया जनरेट हुआ, बरसेगा, फिर से जो साइकिल है वो लगातार चलते चलाएगा। लिखा है विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर जनरेट हो गया ना यहाँ पे, लो प्रेशर जनरेट हुआ, गिरेगा पानी, फिर से वो साइकिल जो है कंटिन्यूस आपका चलना चालू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, आपको विंड साइकिल बोलते हैं। विंड साइकिल बात करेंगे, दो चीजें, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। देखो क्या हुआ, लैंड ब्रिज रात के समय में क्या होगा, रात के समय में पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ क्या हुआ, ऊपर उठा, ऊपर उठा तो क्या हुआ,
अब ये क्या हुआ, ठंडा है, ठंडा बना, ठंडा बादल बना, बादल बनने के बाद क्या होगा, नीचे बरसेगा, नीचे बरसेगा, फिर से ये पूरा साइकिल जो है वो लगातार चलता चला जाएगा। इसमें इसमें क्या होगा, दिन के समय में क्या होगा, ये जो हवा है ऊपर उठेगी, दिन भर धूप पड़ा, धूप पड़ने के कारण क्या होगा, सरफेस का गर्म हो गया, सरफेस गर्म हुआ तो ऊपर हीट जाएगा, हीट क्या करेगा, इधर ठंडा होगा, नीचे फिर बारिश बरसेगा, बारिश हुआ, फिर ये साइकिल जो है लगातार चलते चला जाएगा। रात में क्या होगा, रात में नीचे ठंडा, ये पानी गर्म, रात में, दिन में क्या, ये गर्म और ये ऐसा। तो ये जो साइकिल है लगातार चलते चला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लैंड ब्रीज या सी ब्रीज का नाम दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई मेरे को। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है कि आपको और अच्छे से बता सकें और लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, ताकि लोगों को जानकारी मिले। और ये बताएं कि नवीन सर पढ़ा रहे हैं यार फ्री में, यूट्यूब में फ्री क्लासेस है, प्रीमियम क्लासेस उनकी चल रही है एप्लीकेशन पे, जो कि सिर्फ 99 रुपए पर मंथ से चालू है। मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों कंप्लीट कराएंगे आपको। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर आते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में आते हैं। हीट का इफेक्ट क्या क्या होता है, हम बात करते हैं हीट के इफेक्ट के बारे में। वी कैन नॉट सी द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन, देखो जो लिखा है हम उसको पढ़ते हैं, आप भी देखो मैं भी देखता हूं क्या लिखा हुआ है इसको, है ना, क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं हम लोग। ओ सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, चलो फिर से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वी कैन नॉट सी द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इज अवर डेली लाइफ, बट एट वी कैन एटलीस्ट एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट on giving heat. The temperature of an object increases. The increases in temperature depends upon the amount of heat obtained and it leads to expansion of substance. This can also lead to change in the state of substance. ठीक है, क्या क्या होगा, क्या बोल रहा है कि हीट, डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, सोचो क्या लिखा हुआ है, पढ़ तो लोगे है ना, क्या लिखा हुआ है देखो। इंक्रीज इन टेम्परेचर, कैसा कैसा इंक्रीज होगा, कैसा होगा, ऑन द मास ऑफ सब्सटेंस, क्यू हीट को ले लिया गया है, प्रोपोर्शनल टू एम, फिर क्या बोला है, ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल टी, और क्या लिखा है, नेचर ऑफ द मटेरियल, Q प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल टी। ये क्यू एम टी ये क्या क्या बता रहा है भाई, Q मतलब आपको हीट को बता रहा है, एम मतलब मास को, टी मतलब टेम्परेचर को, है ना। तो क्या हो गया, Q प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल टी अपॉन ये। अब देखो यहाँ पे ये जो सवाल है आपका, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल, ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। आप बहुत अच्छे से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, व्हेन एस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एस क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। मतलब एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल टी। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू जूल पर केजी कूलाम में आता है, सॉरी सेंटीग्रेड सेल्सियस में आता है। ये एग्जाम में आया हुआ है, जो है जैसा है इसको आपको ऐसा ही याद कर लेना हो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट आपको पूछा ही जाता है, क्या होता है, किस पे डिपेंड करेगा, देखो लिखा हुआ है आपको, एम एस और टी पे डिपेंड करेगा। एस को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, है ना। चलो इसी को मैंने फिर से अलग लिख दिया, क्या लिखा है देखो, specific heat capacity of a substance is amount of heat required to rise the temperature of one unit substance by 1 degree. The substance which with higher specific heat capacity take longer heat up and cool down. मतलब जिसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, हीट कैपेसिटी जिसका ज्यादा होगा वो लंबे देर से गर्म होगा और ठंडा जल्दी होगा, है ना। देखो क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना उसको हीट रिक्वायर्ड है, टू राइज द टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, कितना, ऑफ वन यूनिट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, द सब्सटेंस विथ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेक्स लॉन्गर टू हीट अप एंड टू कूल डाउन, देर से ठंडा होगा, देर से गर्म होगा। सब्सटेंस विथ लो स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड लेस टाइम टू हीट अप टू कूल डाउन। क्लियर हुआ, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक मास जो टेम्परेचर होगा, सर एक मास जो
आपका ऑब्जेक्ट होगा, एक मास के ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा, यही कहलाता है आपका क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ईज़ी है, ठीक है? चलो, आगे आते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी कहने का मतलब द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ इंटायर मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मतलब किसी टेम्परेचर, किसी कोई मास है, उसको 1 डिग्री उसका टेम्परेचर राइज करना होगा, किसी भी, सॉरी 1 डिग्री राइज करना होगा उसके टेम्परेचर को, तो वो कहलाएगा हीट कैपेसिटी। उतनी कैपेसिटी है कि हीट राइज कर दिया, ठीक है? क्या होता है हीट कैपेसिटी, किसे दर्शाते हैं? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। मतलब मास को m लिखे और ये s लिखे। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर कुलाम, सॉरी जूल पर सेल्सियस। कुलाम कुलाम याद आता है इलेक्ट्रिकल के चक्कर में, ठीक है? जूल पर सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों? थर्मल एक्सपांसन, कितने प्रकार के एक्सपांसन होगा? 3 टाइप का एक्सपांसन होगा जनरली हमारे पास। कौन कौन सा? लीनियर होगा, सुपरफिशियल होगा, वॉल्यूम होगा। मतलब ये आगे देखेंगे। लीनियर मतलब एक लाइन में एक्सपांसन हुआ, वॉल्यूम मतलब पूरे एक सतह में एक्सपांसन, एक पूरे बॉक्स में एक्सपांसन होगा। सतह सर्फ सुपरफिशियल मतलब एक सरफेस में एक्सपांसन होगा। रैखिक, सतही और आयतन, ये होता है, ठीक है? चलो देखें क्या होगा आगे। 3 टाइप का एक्सपांसन होगा। देखो एक ही जगह में सब लिखा गया। क्या लिखा है देखो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा? कॉन्सेप्ट ये कहता है, लीनियर एक्सपांसन का कहता है कि अगर किसी टेम्परेचर एक लेंथ में लिया, अगर जो हमारा एक्सपांसन है वो एक लेंथ में हो रहा है, एक लेंथ में अगर एक्सपांड हो रहा है तो कहलाएगा उसका लीनियर एक्सपांसन। एक लेंथ लंबाई में अगर एक्सपांड होगा तो लीनियर एक्सपांसन। अगर एक सरफेस में एक्सपांसन होगा, सुपरफिशियल एक्सपांसन। और एक अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हुई है, किसी भी शेप का हो सकता है, क्यूब हो सकता है, वॉल्यूम क्यूब हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें अगर होगा तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन कहलाएगा। अभी अगर लाइन पे देखो, एक कोई टेम्परेचर, एक कोई हमारे पास एक रॉड था, इसको गर्म किए, गर्म करने पर इसका कुछ तो लेंथ बढ़ जाता है, कुछ तो लेंथ बढ़ेगा। मान लिया एल लेंथ का पहले था, अब इसका लेंथ बढ़ के डेल एल हो गया, है ना? तो डेल एल मतलब एल माइनस एल नॉट। जो शुरुआत में एल था, शुरुआत में जो डिस्टेंस था, वो उसको क्या मान लिया हम लोगों ने? एल नॉट माने हैं। तो डेल एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? कितना इंक्रीज हुआ उसका लेंथ। एक्सपांड करना है, कैसे लिखना है इसको? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। लीनियर मतलब अल्फा, बीटा मतलब सुपरफिशियल, गामा मतलब वॉल्यूमेट्रिक। एक ही फॉर्मूला है, सभी जगह को उसको आप आसानी से इस चीज को आप बता सकते हो। ये जो आपका फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू क्या? अल्फा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल टी। सुपरफिशियल में क्या आ जाएगा? डेल एस, और उसमें डेल वी हो जाएगा। बाकी सब चीज सेम रहेंगी। अल्फा क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन है अल्फा जो है। डेल एल क्या है? कितना लेंथ इंक्रीज हुआ है। एल नॉट क्या है? ओरिजिनल लेंथ है। और डेल टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर। तो क्या बोल सकते हैं इसको? मतलब इसमें इंक्रीज इन लेंथ अल्फा इज इक्वल टू, या फिर बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसीलिए रेल की पटरी के बीच में कुछ जगह छोड़ा जाता है। दो रेल की पटरी जब ज्वाइन होती है ना, इनके बीच में कुछ जगह छोड़ा जाता है, ताकि गर्मी के दिनों में जब उसको हीट पड़े, हीट पड़ने पर क्या होगा? वो रेल की पटरी एक्सपांड होगी, और एक्सपांड होने के कारण क्या हो सकता है कि अगर वो एकदम चिपका हुआ रहेगा, क्या हो सकता है? ये बैंड हो सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। हमको ये पता है कि अगर हीट बढ़ता है तो लेंथ में कुछ ना कुछ एक्सपांसन होता है। क्या बताया मैंने आपको? साथ साथ बोलो। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? और क्या बताया कि लेंथ दो रेल की पटरियों के बीच में कुछ स्पेस छोड़ा जाता है, ताकि वो गर्मी के दिनों में अगर एक्सपांड हो, एक्सपांड होने पर क्या हो, वो आराम से ट्रेन पटरी गुजर जाए। और एक्सपांड हुआ तो बीच में एरिया को कवर अप कर ले। अगर कवर अप नहीं किया, सेम सेम रहा, तो ये ऐसा उठने के चांसेस, बैंड होने के चांसेस बन जाते हैं इसके, इसलिए। ठीक है, समझे? इधर को फोटो भी दिया हुआ है।
वही सेम कॉन्सेप्ट है, एरिया एक्सपांसन, सुपरफिशियल एक्सपांसन बोलते हैं इसको, या इसी को एरिया एक्सपांसन बोल सकते हो। वही सेम है, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। वही सेम चीजें हैं, बस खाली ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखो, सेम है, एक ही जगह यहां पे डेल वी हो जाएगा बस ये, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक में क्या है, डेल वी इंटू ओरिजिनल ओरिजिनल सॉरी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये वॉल्यूमेट्रिक के लिए है, सेम कॉन्सेप्ट है तीनों का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अल्फा बीटा में रिलेशन, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल होता है 2 अल्फा, और गामा इज इक्वल टू क्या होता है 3 अल्फा, मतलब 1:2:3 में ये क्या होता है, इसका जो रेशियो है वो रहता है, ठीक है। हीट एक्सपांसन इन लिक्विड्स क्या दिया हुआ है इसमें, देखो दो तरह से एक्सपांसन के हम लोग पढ़ेंगे यहां पे, जब दिया हुआ इसी को पढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन इन 2 टाइप्स, अपेरेंट एक्सपांसन और रियल एक्सपांसन। अपेरेंट एक्सपांसन मतलब लगता है कि वो एक्सपांड है, आभासी, आभास करते हैं। रियल मतलब एक्चुअल में होता है, रियल मतलब एक्चुअल एक्सपांसन जो होगा, एपेरेंट मतलब आभासी बोल सकते हैं इसको। क्या लिखा है, रियल एक्सपांसन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एपेरेंट एक्सपांसन ऑफ लिक्विड प्लस एक्सपांसन ऑफ यूटेंसिल्स। दोनों का कितना यूटेंसिल कितना एक्सपांड हुआ वो, और एपेरेंट एक्सपांसन कितना हुआ दोनों का, वो देखते हैं, दोनों को मिलाकर क्या होता है हमारा रियल एक्सपांसन ऑफ लिक्विड होता है इसमें, ठीक। क्या दिया हुआ है, कितना बच गया है मेरे को स्लाइड ड्राइवर, 29 में आ गया है, पता नहीं बचा है, 2-3 तो बार बचा है। चलो, हीट एक्सपांसन इन गैसेस, ये क्या होता है, अपॉन हीटिंग द एक्सपांसन इन गैसेस इज मोर देन हीट इन लिक्विड। पढ़ो क्या लिखा है, हीट एक्सपांसन, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, अपॉन हीटिंग द एक्सपांसन इन गैसेस इज मोर देन दैट इन लिक्विड एंड सॉलिड, लाइक लिक्विड एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन इज पॉसिबल इन गैसेस। 2 टाइप्स होंगे, 2 टाइप का होगा। क्या लिखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो प्रेशर कांस्टेंट है, इस केस में क्या होगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। और क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो इसको, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज, अगर बढ़ रहा है तो क्या, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, एक प्रेशर कांस्टेंट तब हीट, तब गैस कैसा एक्सपांड एक्सपांड होगा, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, दिस टाइप ऑफ एक्सपांसन कोफिशिएंट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑन सप्लाइंग हीट ऑफ अ बलून। देखो बलून में क्या होगा, ऑन सप्लाइंग टू हीट अ बलून filled with air, this air inside start to expand which can be noticed through the increase in size of the balloon। देखो एक बलून फुग्गा को अगर फुलाओगे, बलून को अगर ब्लो कर रहे हो, फुलाओगे बलून को, तो क्या होगा, बलून फूलेगा, बलून फूलने के बाद क्या हो जाएगा, आपका बलून एक्सपांड हुआ, आपने प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर देते जा रहे हो, एक्सपांड होता चला जाएगा आपका गैसों में, उसके कारण क्या होगा, उसका दिखेगा वो बलून जो बाहर फूल के दिखेगा। इसी के बारे में, इस टाइप के एक्सपांशन को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या लिखा है, प्रेशर को कांस्टेंट रखे, और क्या लिखे, देन द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दिस टाइप ऑफ एक्सपांशन कोफिशिएंट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर वॉल्यूम एक्सपांड होता है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन इन गैस, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेंपरेचर, जो पहले लिखे हैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है फिर से। ऐसा ही इसमें भी होगा, इंक्रीज इन प्रेशर, इनिशियल प्रेशर और इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्या होता है, प्रेशर कुकर के बारे में बात करता है। प्रेशर कुकर में क्या होगा, उसके वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। कुकर फैल जाता है क्या, कुकर नहीं फैलता है, उसके अंदर का सामान फैल, उसके अंदर का जो चावल रहेगा वो पक जाता है। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, यू मस्ट हैव सीन अ प्रेशर कुकर इन यूज ऑन हीटिंग, whistle of the cooker blow and steam escape through it।
दिस हैपन्स बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इनसाइड द कुकर कीप्स बिल्डिंग अप। अंदर में कुकर देखो, वो आपने कुकर चढ़ाया, कुकर को गैस पे चढ़ाया, कुकर को ऑन, गैस ऑन किया। अब गैस ऑन किया, क्या होगा, अंदर का जो अंदर में हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, वॉल्यूम जो फैलेगा नहीं, लेकिन अंदर का जो चावल है वो पकेगा। पकने के बाद क्या होगा, चावल जो कच्चा कच्चा रहेगा वो फूल जाएगा। फिर क्या होगा, प्रेशर निकलेगा, प्रेशर क्या करता है, सीटी के माध्यम से बाहर रिलीज करता है ना। इसी के बारे में बता रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर, अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपांशन ऑफ गैस की बात करते हैं, तो इसके लिए हम लोग गैस हमारे कुकर का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। समझे? ठीक है, चलो चेंज इन फिजिकल स्टेट। देखो चेंज इन फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। तीन चीज हमको पता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। क्या क्या होता है? अगर हम लोग बर्फ के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होगा, मेल्ट होगा। तो ये बर्फ क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और क्या बन जाएगा, वो पानी बन जाएगा। अब पानी फिर एब्जॉर्ब करेगा, वेपोराइज, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हीट, पानी को और गर्म करेंगे, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें गैस में बदल जाएगा। मतलब सॉलिड अगर रहेगा तो उसमें उसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे। जैसे हमने हीट दिया, उसके मॉलिक्यूल क्या हुआ, बिखरे, मॉलिक्यूल धीरे धीरे दूर हुए, और दूर होने के बाद क्या बना लेगा, वो लिक्विड बना लेगा। और हीट करेंगे तो वो लिक्विड क्या हो जाएगा, और उसके मॉलिक्यूल एक्सपांड होंगे, एक्सपांड होकर क्या बना लेगा, वो गैस बना लेगा। बस इन्हीं तीन के बारे में बताया गया है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, ये उसी को बताया है आपके ग्राफ को। ठीक है, लेटेंट हीट, हिडन हीट क्या होता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे लेटेंट हीट के बारे में, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप देख लो, और मैं इसको पढ़ भी देता हूं, आपके लिए पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है इस चीज को। देखो क्या लिखा है, ऑन द हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस कीप इंक्रीजिंग on reaching a certain point in the temperature the state of substance changes and temperature becomes constant. This happens because this temperature absorbs during heating process is utilized for the state change. As this heat absorbed or given out is not evident through rise in temperature, therefore it is called latent heat या hidden heat बोलते हैं इस चीज को। समझे क्या बोला? नहीं समझ में? फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, क्या बोला, ऑन द हीट, ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस कीप्स इंक्रीजिंग ऑन रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट इन द टेम्परेचर, एक सर्टेन पॉइंट रीच करेगा टेम्परेचर पर, फिर क्या होगा, दिस स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज। मतलब देखो अगर किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं ना, तो एक लेवल तक वो सहन कर सकता है, एक लेवल में सहन करने के बाद क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे अब उसके स्टेट को चेंज करेगा, स्टेट चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं, इसी पर्टिकुलर सिनेरियो को बोलेंगे हम लोग क्या, हिडन हीट या लेटेंट हीट बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो लिखा हुआ है एंड टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, दिस हैपेंस दिस हैपेंस because the temperature absorbs during heating, during heating temperature absorb हो रहा है, heating process is utilized for state change, state change करने के लिए जो required heat होता है, state change करने के लिए required heat या तो as this heat absorbed और given out is not evident through rise in temperature। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हिडन हीट या लेटेंट हीट बोलते हैं इसको। ठीक है, दो टाइप का होगा, क्या क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, आपको सब चीजें लिखी हुई है, समझ में आएगी क्या होता है लेटेंट हीट या हिडन हीट क्या होता है, क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो क्या क्या पढ़े हम लोगों ने पूरे चैप्टर में, समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। क्या लिखा हुआ है, हॉट और कोल्ड आर मेजर ऑफ द सेम स्केल, सेम स्केल मेजर कर सकते हैं इसको। और क्या पढ़ा हम लोगों ने इसमें, हम लोगों ने पढ़ा इसमें कि वी कैन नॉट स्टेट द एक्सपेक्ट टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस जस्ट बाय टचिंग, सीइंग और सेंसिंग इट। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, एग्जाम में आपको आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज इजी टू कन्वर्ट मेजर टेम्परेचर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, देखिए हम लोगों ने ट्रांसफर चेंज करके देखा भी इसको। टेम्परेचर चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी,
हीट एनर्जी के एक्सचेंज करने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। एसआई यूनिट क्या होता है आपका, जूल होता है। फिर क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ हीट डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसे रेडिएशन में बताया ना, अगर सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड में अगर हो रहा है तो वो कंडक्शन, और अगर लिक्विड में हो रहा है मतलब मीडियम मिला मतलब वो कन्वेक्शन, और अगर कोई मीडियम नहीं मिला मतलब रेडिएशन। ठीक है, ये हुआ। इन सॉलिड हीट ट्रांसफर takes place only through method of conduction. Convection can take place liquid or gases. Heat transfer takes place in each direction uniformly. एक ही डायरेक्शन पे करता है। To increase the temperature of equal amount of different substance equally requires different amount of heat. This is known as specific heat capacity of substance. ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इसको बहुत अच्छे से देखना है इसको। ठीक है, इन सॉलिड द रेशियो बिटवीन लीनियर एक्सपांसन सुपर एक्सपांसन, ये बताया 1:2:3 में होता है। लीनियर एक्सपांसन, सुपरफिशियल एक्सपांसन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन का रेशियो 1:2:3 होता है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्स फॉर चेंज इन स्टेट इज नोन एज लेटेंट एनर्जी। बताया अभी कुछ देर पहले, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन स्टेट, किसी भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी की स्टेट चेंज करने के लिए। अभी कुछ देर पहले वही पढ़े हैं, इसको क्या बोलता है, वो लेटेंट हीट एनर्जी बोलता है। ये कुछ सवाल है, सवाल आप बना के देखिएगा, आपको सवाल आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बने तो हम इसको एक अलग से वीडियो आपको बना के देंगे आपको, ताकि इसमें आपको जो है वो समझ में बहुत अच्छे से आपका आ जाए। ठीक है, यहां तक था आपका ये टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म का नाम है समीक्षा गुरुजी। आप इसे इजीली ढूंढ सकते हैं, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे समीक्षा गुरुजी, हमारा नाम पहले दिखेगा आपको। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है समीक्षा एजुकेशन हब। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे समीक्षा एजुकेशन हब, हमारा आपको वहां पे नाम दिख जाएगा, आपको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीमियम कंटेंट चाहिए आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और फ्री ऑफ कंटेंट चाहिए जबकि प्रीमियम ऑलरेडी प्रीमियम है, ये आप देख सकते हैं कहां पर, ये एकमात्र जगह है जिसका नाम है समीक्षा गुरुजी पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।